हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, यानी कि केंद्रीय बैंक तथा उसके कार्य। सेंट्रल बैंक आप सभी को पता है वन ऑफ द एपेक्स बॉडी इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस एक्चुअली में क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए आखिरी तक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक बेसिकली होता क्या है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, operates and regulates and directs the entire banking and monetary structures of the कंट्री। मतलब सेंट्रल बैंक एक ऐसी बॉडी है, सबसे एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब होता है सबसे बड़ी, यानी कि इससे बड़ी कोई भी बॉडी हमारे बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल बैंक से बड़ी कोई भी बॉडी, यानी कि सेंट्रल बैंक से बड़ा कोई भी हमारे बैंकिंग सिस्टम में बॉडी नहीं होती। सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक होता है, उसके बाद हमारे पास क्या आती है, कमर्शियल बैंक आता है। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट करता है पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को। यानी कि कंट्रोल करना, ठीक है, रेगुलेट करना कोई भी दिक्कत है, डायरेक्ट करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको, पूरी हमारी एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सबको क्या करना, कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना, सुपरवाइज करना, वो सब काम किसका होता है, वो सब काम हमारा सेंट्रल बैंक का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेंट्रल बैंक इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है हमारे सेंट्रल बैंक के। जैसे कि इंडिया में क्या बोला जाता है, इसको आरबीआई बोला जाता है, सबको पता है। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम में बोला जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। आरबीआई इसका सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और यूएस में क्या बोला जाता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, एफआरएस, मतलब फेडरल रिजर्व सिस्टम यहाँ पे बोला जाता है। मतलब जितनी भी कंट्रीज देखोगे सब कंट्रीज में सेंट्रल बैंक के नाम अलग अलग होते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन बेसिकली हमारा क्या है, पहला फंक्शन है हमारा करेंसी अथॉरिटी, ठीक है। करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी को क्या कर सके, नोट्स को क्या कर सके, प्रिंट कर सके और नोट को क्या कर सके, इशू कर सके, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन दी कंट्री। यानी कि सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ये राइट होता है, एक सोल राइट होता है। सोल मतलब एक अकेला राइट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही होता है कि वो क्या कर सके, नोट को इशू यहाँ पे कर सकता है। यहाँ मैंने बात सिर्फ नोट्स की है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि कॉइन्स का क्या होता है और कॉइन्स का क्या होता है, कॉइन्स को कौन इशू करता है। तो अगर हम बात करें 1 रुपी नोट्स की और कॉइन्स की, तो इनको कौन इशू करता है, इनको इशू करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारी निर्मला सीतारमन जी। तो वो उनके अंडर आता है कि हमारी जो 1 रुपये के नोट और कॉइन्स, इन सबको इशू करने का जो इन सबको इशू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है। और बात रही नोट्स की, तो नोट्स को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, हमारे सेंट्रल बैंक के पास, यानी हमारे आरबीआई के पास होती है। क्लियर, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट वी हैव बैंकर टू दी गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट का क्या होता है, बैंक होता है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। मतलब द आरबीआई ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो हमारा आरबीआई होता है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, बैंक होता है। जैसे कि हमारे लिए क्या होता है, जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक होता है। सिमिलरली
जो गवर्नमेंट होती है उनके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए बेसिकली आपका जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो उनके लिए नॉर्मल बैंक कहलाया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो आपका सेंट्रल बैंक कहलाया जाता है। क्लियर, गॉट माई पॉइंट। तो यही होता है आपका सेकंड पॉइंट कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर इनको कोई हेल्प चाहिए, इनको कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक के पास अप्रोच करते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, इजी था, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे, इधर देखिए मैंने अपने आप को छुपा लिया है ताकि आपको पूरा स्क्रीन अच्छे से दिखे। ओके, नेक्स्ट वी हैव, चलो अभी दिखा देता हूँ पहले। तो नेक्स्ट वी हैव, वेट, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब होता है, कस्टोडियन का मतलब होता है बच्चा कस्टडी रखना, कोई भी चीज़ के अंडर रहना, यानी कि ऐसे कोई भी क्रिमिनल पुलिस की कस्टडी में रहता है, ऐसे ही यहाँ पे कैश रिजर्व किसकी कस्टडी में रहता है, हमारे सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रहता है। जो जितना भी कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व होता है वो सारा का सारा वो किसके पास रखवा देता है, वो सारा का सारा वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास रखवा देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, commercial bank are required to keep a certain proportion of their deposits known as CRR with the central bank, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी CRR होता है, CRR क्या होता है बेसिकली आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो जो भी CRR होता है हमारा वो कौन रखता है, वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, तो CRR के बारे में डिटेल में हम अभी आने वाली स्लाइड्स में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब कमर्शियल बैंक के पास जितना भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसके सोर्सेज इधर उधर से आने बंद हो जाते हैं, तो उसके पास सेंट्रल बैंक ही एकमात्र सहारा बचता है जो उसको क्या कर सके, लोन दे सके, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड कर सके और उसकी हेल्प कर सके। यानी कि आखिरी चारा उसके पास कमर्शियल बैंक ही, सॉरी सेंट्रल बैंक ही बचता है, किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। ओके, अब मैं अपना आपको छुपा लेता हूँ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। सिंपल सी बात है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सबका अकाउंट कहाँ पे होता है, हमारे सेंट्रल बैंक में होगा ऑब्वियसली। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि उनके जो आपस में क्लेम्स होते हैं, जैसे किसी पे रिजर्व ज़्यादा हो गया या किसी पे बैलेंस कम हो गया, तो उनके क्लेम को सेटल सेंट्रल बैंक इजीली कर देता है डेबिट और क्रेडिट एंट्री को पास करके। जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से उठा के कहाँ दे देता है, जहाँ पे पैसा कम होता है, यानी कि किसको पैसा ज़्यादा देना है किसको पैसा कम देना है, इसका सारा काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक कर देता है। तो वो इजीली अपने डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को मेक करके, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को बना के उनके अकाउंट को क्या कर देता है, सेटल आउट कर देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन था हमारा कौन सा, ये फंक्शन था हमारा क्लियरिंग हाउस का। सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो 3 फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ लिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये जो फंक्शन है ना बच्चों, यहाँ पे अभी तक जो हमने 5 फंक्शन पढ़े वो सारे सिंपल थे। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि ये भी सेंट्रल बैंक का एक अहम फंक्शन होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना सबसे मेन फंक्शन और सबसे सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे सेंट्रल बैंक प्ले करता है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन है तो कैसे कंट्रोल किया जाए, और डिफ्लेशन है तो भी उसको कैसे डिफ्लेशन हो तो कैसे उसको नॉर्मल सिचुएशन में लाया जाए। ठीक है, तो वो खैर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें बेसिकली यहाँ पे जो टूल्स हैं, जिन टूल्स का यूज सेंट्रल बैंक करती है बेसिकली उस चीज़ को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट हिंदी में से रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट है ये हमारा। तो रेपो रेट बेसिकली क्या होता है कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। बस वो लोन कौन से पीरियड के लिए होना चाहिए, वो लोन आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होना चाहिए, तभी वो आपका माना जाएगा। ओके, तभी वो आपका रेपो रेट माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक
ऑफ ए कंट्री लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म नीड्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए देती है। ठीक है, तो रेपो रेट अब हेल्प कैसे करता है, देखो अगर रेपो रेट बच्चा आपका बढ़ता है, ठीक है, अगर आपका रेपो रेट बढ़ता है यानी कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने लोन लिया था उस रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका कमर्शियल बैंक होगा वो अपना इंटरेस्ट रेट भी तो इंक्रीज कर देगा ना। अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन कम क्यों होगा, क्योंकि लोग कम से कम अट्रैक्ट होंगे अब लोन की तरफ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है तो उनको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, तो लोग क्या हो रहे हैं, कम से कम अट्रैक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। अगर रेपो रेट को बढ़ाया सेंट्रल बैंक ने तो कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा चलता है कि अगर रेपो रेट को डिक्रीज किया गया, ठीक है, अगर रेपो रेट को डिक्रीज किया गया तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें कोई पीछे से ही चीज़ सस्ती मिलेगी तो हम आगे भी चीज़ सस्ती बेचेंगे ना। तो वही चीज़ है कि हमें पीछे से हमें कम पैसा देना पड़ रहा है तो आगे भी हम उस चीज़ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पीछे से मतलब है अगर सेंट्रल बैंक हमें रेपो रेट कम देगा यानी कि कम रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा तो हम अपना इंटरेस्ट रेट भी यानी कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा, इससे बच्चा ये एडवांटेज होगा कि अब लोन की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट आपका काफ़ी कम है तो हम क्या करते हैं, अपने लोन को लेते हैं। मतलब कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना हो, मनी सप्लाई को कम करना हो तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, जिससे क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो रेपो रेट को डिक्रीज किया जाएगा। साथ के साथ रेपो रेट जैसे ही डिक्रीज होगा आपका इंटरेस्ट रेट भी साथ के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्रेडिट क्रिएट करने में काफ़ी आसानी होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे लोन की तरफ। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे भी आपका सेम फंक्शन है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बैंक रेट की। ठीक है, तो बैंक रेट में भी वही सेम चीज़ है, रेपो रेट और बैंक रेट ऑलमोस्ट सेम ही है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है कि कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, जो कि फाइनेंशियल नीड आपकी लॉन्ग टर्म होती है यानी कि 1 साल से ज़्यादा की होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बैंक रेट बोलते हैं। तो सेम फंक्शन जैसे रेपो रेट में था वैसे ही आपका यहाँ पे बैंक रेट में होगा। जैसे कि अगर आपका बैंक रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। इसी का वाइस वर्सा, अगर बैंक रेट आपका कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, ठीक है, और आपका क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वही जैसे आपका रेपो रेट में चलता था वैसे ही आपका बैंक रेट में चलता है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत सिंपल सा है बैंक रेट और रेपो रेट। बस दोनों में डिफरेंस है कि बैंक रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सॉरी रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। गॉट माय पॉइंट, ओके। बाकी ये आपके करंट के रेट वगैरह दे रखे हैं कि SLR आपका कितना है, 18% है, CRR आपका 3% है, ठीक है, रेपो रेट आपका 4% है, रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। अब ये रिवर्स रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है कि हमने रेपो रेट क्या पढ़ा, हमने रेपो रेट पढ़ा कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से, बट रिवर्स रेपो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट एक्सेस हो जाती है, तो सेंट्रल बैंक को डर रहता है कि अगर ये सारा का सारा पैसा लोन में चला गया तो सारा का सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा और मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो सारा का सारा पैसा लोन पे उठा लेता है कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो वो लोन पे आगे क्या देगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। सो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, या चलो पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन ये बेसिकली क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है।
अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बच्चा होता है कि ये बेसिकली एक आपके जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही आपके सिक्योरिटीज़ होती हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेलर और परचेज करती है किस पे, आरबीआई सेलर परचेज करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, किसको, या तो पब्लिक को या फिर कमर्शियल बैंक को, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, कुछ सिक्योरिटीज़ पेपर्स होते हैं जस्ट लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो वो क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करती है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे या तो पब्लिक को या फिर कमर्शियल बैंक को पैसा यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। लिखा भी हुआ है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, यानी कि पब्लिक को या फिर कमर्शियल बैंक से पैसा सिक्योरिटीज़ को सेल करती है या सिक्योरिटीज़ यहाँ से परचेज करती है, ठीक है। अब ये भी आपकी मनी सप्लाई में कैसे यूज़ होगा, देखो अगर हम सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे, अगर हम सारी की सारी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे तो क्या होगा, अगर सेंट्रल बैंक सारी की सारी सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को दे देगा, सारी की सारी सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को दे देगा, तो क्या होगा, बदले में कमर्शियल बैंक क्या देगा, पैसा देगा उसको। अगर कमर्शियल बैंक सारा का सारा पैसा सेंट्रल बैंक को दे देगा तो कमर्शियल बैंक के पास तो कुछ भी नहीं बचा लोन देने के लिए, तो अब क्या होगा कि वो अब लोन आगे नहीं दे पाएगा। इससे क्या होगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रिजर्व एंड डिक्रीजेस द बैंक एबिलिटी टू गिव क्रेडिट, यानी कि जो कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व होगा वो कम हो जाएगा और क्रेडिट भी इससे क्या होगा, कम ही क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा परचेज ऑफ एक मिनट, ठीक है, इसी का उल्टा होता है बच्चा आपका परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। अब ये परचेज ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती है भाई, परचेज ऑफ सिक्योरिटी इसी का उल्टा है कि अब एक बार तो सिक्योरिटी सेल करी, अब सेंट्रल बैंक ने कहा कि ठीक है वो सारी की सारी सिक्योरिटी मुझे वापस दे दो, अब मैं आपको वापस से आपको सारा का सारा पैसा दे देता हूँ। तो वो भी क्या होता है, अगर सारा का सारा पैसा उनको मिल गया तो वापस से कमर्शियल बैंक लोन को क्रिएट करने की एबिलिटी रख पाएंगे। तो यही चीज़ है कि अगर मनी सप्लाई को क्या करना हो, मनी सप्लाई को घटाना हो तो हम सारी की सारी सिक्योरिटीज़ क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अगर सिक्योरिटी सेल करेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा ही नहीं क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए। बट अगर हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी सिक्योरिटी वापस से परचेस कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, सारी की सारी सिक्योरिटी वापस से परचेस कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक इजीली लोन को क्रिएट कर पाता है। ओके, गॉट माय पॉइंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं, अभी मैं हाइड ही हूँ आपके लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। अब ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखना, ठीक है। वही होता है टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखना, इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका, क्या हो रहा है माउस को आज, एक मिनट गाइज, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कैश रिजर्व की, ठीक है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं बेटा, एक होता है CRR और एक होता है SLR। तो अभी बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो CRR बेसिकली क्या होता है, CRR के फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का मिनिमम जो होल्डिंग होती है वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवा देता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद दी सेंट्रल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक के पास जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो भी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं, वो सब क्या होती हैं, जो भी सेविंग्स और जो भी आपकी डिपॉजिट्स होता है उसका टोटल, उसका मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवा देती है, ठीक है। ये पैसा तुम अपने पास रख लो एज अ CRR, ठीक है। जैसे कि मान लो CRR 10% है और टोटल डिपॉजिट आया बैंक के पास 1000, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपीज़। यानी 100 रुपीज़ का जो रिजर्व होगा वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखेगी और 900 रुपये कमर्शियल बैंक रखेगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ मैंने गलती से शायद से LRR लिख दिया, तो इसको मत देखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे SLR लिखना था, ये LRR गलती से लिख गया, तो इसको आप अवॉइड कर देना। SLR होता है बेसिकली, ठीक है, तो इस L को अवॉइड
कर देना, ठीक है। 1 मिनट। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, SLR होता है, ठीक है। वो शायद फॉर्मेटिंग में दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो SLR बेसिकली क्या होता है, ये भी वही चीज़ होती है। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, net demand and time liability which commercial banks are required to maintain with themselves. SLR is maintained in the form of designated liquid assets such as excess reserve etc. मतलब ये भी वही होता है, मिनिमम परसेंटेज होल्ड करता है, बट ये मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। और यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज होती है वो कैश प्लस कुछ रिजर्व और कुछ असेट्स की होती है। मतलब कि CRR के अंदर तो बेसिकली क्या होता है, CRR के अंदर बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ कैश का रिजर्व होता है, बट इन केस ऑफ SLR के अंदर हम लोग क्या करते हैं, SLR के अंदर इसमें कैश का भी रिजर्व होता है, ठीक है, आपके असेट्स का भी रिजर्व होता है, लिक्विड असेट्स जो होती हैं कुछ, ठीक है, और आपके कुछ शेयर्स का भी, इसमें सिलेक्टेड शेयर्स होते हैं उनका भी रिजर्व बैंक अपने पास रखती है। बट CRR का रिजर्व सेंट्रल बैंक रखती है और SLR का रिजर्व कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है CRR और SLR में, ठीक है। अब ये मनी सप्लाई में कैसे हेल्प करते हैं देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो CRR और SLR, अगर मैं CRR को बच्चों बढ़ा दूँ, अगर मैं CRR को इंक्रीज कर दूँ, मान लो पहले 10% था, अब 20% कर दूँ या 30% कर दूँ, तो आपका जो एक्सेस रिजर्व होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि सपोज करो टोटल डिपॉजिट पहले 1000 रुपये था, ठीक है, पहले CRR 10% था, यानी कि अगर पहले 10% होगा तो 100 रुपये रखती बैंक और 900 रुपये लोन पे देती। बट अब CRR क्या है, अब CRR हमारा कितना है, अब CRR हमारा 30% हो गया, यानी 1000 का 30% कितना होगा, 300। तो 300 अब अपने पास रखेगी और सिर्फ 700 रुपया ही लोन पे दे पाएगी। मतलब पहले जहां 900 रुपये दे रही थी लोन पे, अब वो सिर्फ 700 रुपये ही लोन पे दे पाएगी। तो क्रेडिट क्या हो गया यहाँ पे हमारा, कम हो गया, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन आपका यहाँ पे कम हो गया। तो यही होता है आपका CRR और SLR अगर बढ़ेगा तो आपका एक्सेस रिजर्व घटेगा और आपका क्रेडिट क्रिएशन भी घटेगा। इसी का अपोजिट चलता है अगर हम, तो अगर CRR और SLR को अगर कम कर दिया जाए, अगर CRR और SLR को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, आपका एक्सेस रिजर्व बढ़ जाएगा। मतलब पहले 30% था और अगर अब 10% है, तो पहले लोन जहां 700 रुपये कर पा रही थी अब बैंक 900 रुपये लोन कर पाएगी, यानी कि अब वो क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगी। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक था कि अगर CRR SLR, अगर CRR बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और CRR SLR अगर घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। नाउ मूव टू लास्ट पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओके। तो यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है बेटा, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। मतलब जितने का भी आप लोन लेने जाते हो उसके बदले जो भी आप कोलेट्रल बैंक के पास रखवाते हो, इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाया जाता है, वही आपका मार्जिन कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50,000 की कोई चीज़ है तो 50,000 अगर आपने बैंक को दिए और बोला कि मुझे 50,000 का क्या दे दो, इसके बदले जो भी मुझे लोन मिलता है वो लोन मेरे को दे दो, तो बैंक ने क्या करा, कहा ठीक है, उसने वैल्यू कैलकुलेट करी और उसको 40,000 लोन एज आ दे दिया। अब एक बात बताओ, चीज़ तो उसने 50,000 की दी और लोन उसको मिला 40,000, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, द डिफरेंस इज 10,000। तो वही 10,000 आपका क्या होता है बच्चों, वही 10,000 आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं मार्जिन को बढ़ा दूं, एन इंक्रीज इन मार्जिन, अगर मैं मार्जिन को बढ़ा दूंगा, एन इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। अगर मार्जिन बढ़ जाएगा तो बोरोइंग कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी और मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि जहां मुझे बैंक ने बोला कि अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए तो आप 60,000 की कोई भी सिक्योरिटीज़ दे दो, बट मैं एक हफ्ते बाद लेने गया तो बैंक ने कहा कि अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए तो आपको 80,000 की कोई आइटम मुझे देनी पड़ेगी। यानी पहले 10,000 का जो मार्जिन था अब वो 30,000 का बढ़ के हो गया। तो मैं क्या करूँगा, लोन को नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है मैं एबल नहीं हूँ उतना कोलेट्रल देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बोरोइंग कैपेसिटी भी कम होगी और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट।
नेक्स्ट, अ फॉल इन मार्जिन encourages द पीपल टू बोरो मोर। मतलब अगर मार्जिन कम हो जाएगा, यानी कि पहले 30,000 था अब 10,000 हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लोन लेंगे और इससे हमारी मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़रूर देखिएगा और इसके नोट्स अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए कि मैं और क्या क्या टॉपिक्स या और क्या क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।